दोस्तों आज से मैं आपके क्लास 10th साइंस से चैप्टर 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण यानी कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ाने जा रहा हूं और इस टॉपिक से जुड़ा हुआ ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो आज के इस पार्ट में हम बात करेंगे डोबेराइनर के त्रिक नियम एवं न्यूलैंड के अष्टक नियम की। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यदि हम बात करें डोबेराइनर के त्रिक नियम यानी कि डोबेराइनर्स ट्राइड्स की, तो ये तत्वों के वर्गीकरण का पहला नियम था, जिसमें कि उन्होंने तत्वों के गुणों को उनके परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास के बीच एक रिलेशन निकाला, जिसे हम त्रिक नियम कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि डोबेराइनर ने तत्वों के गुणों एवं उनके परमाणु द्रव्यमान के बीच एक संबंध निकाला, जिसे हम डोबेराइनर का त्रिक नियम कहते हैं। तो क्या है वो नियम, आइए हम देखते हैं। तो डोबेराइनर ने बताया कि जो समान गुणधर्म वाले तत्व हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, 3-3 के ग्रुप में रखते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम लोगों ने लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को लिया है। उन्होंने ऐसे 3 तत्वों को चुना यानी कि उनके समूहों को चुना जिनके की रासायनिक गुणधर्म क्या थे, समान थे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जो कि समान रासायनिक गुणधर्म वाले तत्व हैं, उनको उन्होंने एक साथ लिया और उनको एक साथ लेने के बाद उन्होंने एक नियम दिया, जिसे कि हम डोबेराइनर का त्रिक नियम कहते हैं। तो वो त्रिक नियम क्या है, आइए हम देखते हैं। तो यदि हम 3-3 तत्वों वाले ऐसे समूह यानी त्रिक बनाए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का, ठीक है, जिनमें कि त्रिक के 3 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखने पर, तो जैसे कि लिथियम का परमाणु क्रमांक दिया हुआ है 6.9, फिर सोडियम का दिया है 23 और पोटेशियम का दिया है 39। तो जब हम तीनों तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखते हैं, तो जो बीच वाला तत्व है उसका परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है, ऐसा डोबेराइनर ने कहा। तो औसत कैसे निकलेगा, तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाला तत्व है उसका परमाणु द्रव्यमान और नीचे की ओर जो तत्व है उसका परमाणु द्रव्यमान, अगर इन दोनों को हम जोड़कर 2 से भाग दे दें तो लगभग आपको आएगा औसत। तो यहाँ पर अगर हम लिथियम का 6.9 है और पोटेशियम का 39 है, अगर इन दोनों को जोड़ दें तो इसका औसत अगर हम निकालें तो हमारा आएगा 23, जो कि है सोडियम। तो डोबेराइनर का कहना यही था कि जब हम 3-3 तत्वों वाले समूह को लेते हैं और उनको बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में लेते हैं, ठीक है, अब जब हम क्या करेंगे कि ऊपर और नीचे वाले 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत निकालें, यानी कि ऊपर तथा नीचे वाले तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को जोड़कर अगर हम औसत निकालें तो हमारा जो औसत आएगा वो बीच वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। तो इस प्रकार का जो नियम है उन्होंने एक ही समूह के लिए नहीं दिया था, उन्होंने कई समूह के लिए दिया था। जैसे अगर आप नीचे की ओर अगला एक उदाहरण देखें तो आपको कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम दिया हुआ है, ठीक है, और उनके क्रमशः परमाणु द्रव्यमान दिए गए। तो जैसे कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान है 40.1 और बेरियम का है 137.3। तो अगर हम इन दोनों के परमाणु द्रव्यमान को जोड़कर औसत निकालें तो वो लगभग आएगा हमारा 87.6, जो कि स्ट्रांसियम के परमाणु द्रव्यमान के बराबर है। तो सबसे पहले तत्वों को उनके हम क्या कहते हैं, समान रासायनिक गुणधर्म के आधार पर रखते हैं, फिर उनको क्या कहते हैं, बढ़ते हुए उनके परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखते हैं, और फिर उसके बाद जो ऊपर तथा नीचे के 2 तत्व हैं उनके परमाणु द्रव्यमान का हम औसत निकालेंगे तो हमें बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान पता चल जाता है। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। तो यदि हम बात करें हैलोजन ग्रुप की, तो हैलोजन ग्रुप में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सभी आते हैं। तो अगर हम क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखें तो क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान है 35.5 और आयोडीन का है 126.9। तो यदि हम इन दोनों के परमाणु द्रव्यमान को जोड़कर 2 से भाग देते यानी कि औसत निकालें तो वो लगभग आ गया 79.6, जो कि ब्रोमीन के परमाणु द्रव्यमान के बराबर है। तो इस प्रकार आपने देखा कि डोबेराइनर का जो त्रिक नियम है वो बताता है 3-3 तत्वों वाले समूह यानी कि त्रिक पर और उनके परमाणु द्रव्यमान के बीच रिलेशन को। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डोबेराइनर के त्रिक नियम के असफलता का कारण क्या था। तो उनकी असफलता का कारण ये था कि वो उस समय के ज्ञात केवल 3 ही तत्वों के समूहों पर त्रिक नियम लगाते थे, यानी कि केवल 3 ही त्रिक बता सकते थे, इसलिए तत्वों को वर्गीकृत करने की यह त्रिक पद्धति असफल हो गई। तो डोबेराइनर के त्रिक नियम के बाद दूसरा जो नियम आया वो था न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, क्योंकि जो डोबेराइनर का त्रिक नियम था वो असफल हो चुका था। तो आइए देखते हैं कि न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या था। तो न्यूलैंड ने क्या किया कि तत्वों को कुछ इस तरह से अरेंज किया, जैसा कि हम संगीत के 7 सुरों में बोलते हैं सा रे गा मा पा धा नि सा,
तो इस क्रम में उन्होंने तत्वों को अरेंज किया। कैसे किया आइए समझते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब हम सा रे गा मा पा धा नी के बाद फिर से स्टार्ट करते हैं तो वापस 7 पे आ जाते हैं। तो इस प्रकार न्यूलैंड ने तत्वों को उनको 7 क्षैतिज पंक्तियों में अरेंज किया। उस समय अक्रिय गैसों यानी कि इनर्ट गैसों की खोज नहीं हुई थी। तो उस समय के ज्ञात जितने भी तत्व थे न्यूलैंड ने उन्हें बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में अरेंज किया। जब उन्होंने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में लिया तो उसमें सबसे पहला तत्व था हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन से लेकर थोरियम तक यानी कि परमाणु द्रव्यमान 56 तक के तत्व तक उन्होंने बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किया। कहने का मतलब यह है कि जब उन्होंने तत्वों को वर्गीकृत किया तो उन्होंने हाइड्रोजन जिसका परमाणु भार 1 है से लेकर थोरियम तक जिसका परमाणु क्रमांक 56 है वहाँ तक तत्वों को अरेंज किया। तो न्यूलैंड ने बताया कि जो प्रत्येक तत्व है, अगर हम प्रत्येक तत्व को अरेंज करते हैं तो जो आखिरी तत्व होता है, मतलब जो 7वां तत्व होता है, उसका जो गुणधर्म होता है 8वें तत्व के गुणधर्म से मिलता है। यानी कि पहले तत्व का जो गुणधर्म है यानी कि जो गुण है वो 8वें तत्व के गुण से मिलता है। उन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की तथा इसे अष्टक का सिद्धांत कहा। आइए इसे टेबल से समझते हैं। तो जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आप देख रहे हैं। तो उन्होंने संगीत से तुलना किया तो सा रे गा मा पा धा नी। तो जैसे ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ऑक्सीजन आपका 7वें नंबर पे है। अब 8वें नंबर पे है फ्लोरीन। तो यहाँ पर हमारा जो पहला तत्व हाइड्रोजन और 8वां तत्व कौन है, फ्लोरीन। तो होता क्या है कि जो पहला तत्व है और 8वां तत्व है उनके गुणधर्म क्या होते हैं, समान होते हैं। कैसे समान होंगे, अब जैसे कि सारे गामा पाधा नी से फिर हम वापस कहाँ पर आएंगे, सा पे। तो आप सा वाले में जितने ग्रुप यानी कि सा वाले में जितने भी तत्व हैं उनके गुणधर्म क्या होंगे, समान होंगे। वहीं रे वाले में देखें जैसे कि लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, इनके भी गुणधर्म क्या होंगे, समान होंगे। मतलब कि जो श्रेणी है यानी कि जो इन्होंने श्रेणी बनाया था उसमें पहले तत्व का गुण 8वें तत्व के गुण से मिलेगा। जैसे आप बेरिलियम से स्टार्ट करिए, तो बेरिलियम से जब स्टार्ट करेंगे तो बोरान पहला, कार्बन दूसरा, नाइट्रोजन तीसरा, ऑक्सीजन चौथा, फ्लोरीन छठा, सोडियम 7वां और मैग्नीशियम 8वां। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैग्नीशियम 8वां आया। फिर अगर मैग्नीशियम से स्टार्ट करेंगे तो फिर 8वां आएगा आपका कैल्शियम। तो आपने देखा कि एक ही समूह के तत्व क्या हुए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, यानी कि गा वाला, ठीक है। तो आप कोई भी समूह उठाइए उसमें पहले तत्व से अगर आप लेंगे तो 8वां जो तत्व आएगा उसका गुणधर्म आपस में क्या होंगे, समान होंगे। तो इस प्रकार न्यूलैंड ने 1886 में उस समय तक सारे तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। यानी कि उन्होंने जो अपना आधार रखा तत्वों को बांटने का वो था परमाणु द्रव्यमान। और उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है। उन्होंने इसकी तुलना किससे की थी, जैसा कि मैंने बताया था, संगीत के अष्टक से। इसलिए इनके नियम को हम बोलते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूलैंड के अष्टक नियम के सीमाओं की, यानी कि इनका नियम कहाँ तक लागू होता था। तो पहला पॉइंट यह है कि न्यूलैंड का जो अष्टक सिद्धांत था केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था, क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व का जो गुणधर्म था वो पहले तत्व से मिलता नहीं था। तो हुआ क्या, उनके जो सिद्धांत थे, उनके जो अष्टक नियम थे वो केवल कैल्शियम तक ही लागू थे। कैल्शियम तक जब तक अगर बढ़ा जाता था यानी 1 से लेके 8वें तक जाते थे तो उनके गुणधर्म मिलते थे। लेकिन कैल्शियम के बाद यह नियम लागू ही नहीं हुआ कि कैल्शियम के बाद जितने भी तत्व थे उनके पहले तत्व का गुण 8वें तत्व से मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। तो ये इनके नियम की कमियां आने लगी। तो इनका सिद्धांत कैल्शियम तक ही क्यों लागू हुआ, इसका रीज़न ये था कि इनका जो सिद्धांत था केवल हल्के तत्वों के लिए ही ठीक था। जैसे कैल्शियम के बाद भारी तत्व आए, इनके सिद्धांत की कमियां आने लगी। वही बात करते हैं इनके नियम की दूसरी कमी की। तो इनके नियम का दूसरा कमी ये था कि न्यूलैंड ने कल्पना की थी कि प्रकृति में केवल 56 तत्व ही हैं, यानी कि 56 एलिमेंट ही हैं। अब बाद में कोई अन्य तत्व नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में अन्य तत्व भी खोजे गए जो इस सिद्धांत से मेल नहीं खाते थे। तो इस पॉइंट को मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। तो न्यूलैंड ने जब अपना टेबल दिया तो उनका कहना था कि प्रकृति में केवल 56 ही तत्व हैं, अब उसके बाद कोई अन्य तत्व नहीं है। लेकिन बाद में जब अन्य तत्वों की खोज हुई तो ये सिद्धांत यानी कि न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत क्या हो गया, फेल हो गया। उनकी टेबल की और भी कमियां थी। जब उन्होंने तत्वों को अरेंज किया तो 2 तत्वों को एक साथ रखा। जैसे हम बात करें कोबाल्ट और निकिल की, अब उन्होंने उसे एक साथ क्यों रखा, क्योंकि वो चाहते थे कि जो भी तत्वों अष्टक के नियम का पालन करें। तो इस नियम का पालन करने के चक्कर में उन्होंने क्या किया कि कोबाल्ट और निकिल को एक साथ रख दिया, जो कि इनके
टेबल की कमियां थी, यानी कि इनके सारणी की कमियां थी। और इसके साथ साथ उन्होंने एक गलती और की कि उन्होंने कोबाल्ट और निकिल को फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन इत्यादि के साथ रख दिया, जबकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन इत्यादि के गुणधर्म अलग थे, जबकि कोबाल्ट और निकिल के गुणधर्म अलग थे। तो इस प्रकार से यह सिद्धांत यहाँ पर भी फेल हुआ। तो न्यूलैंड के अष्टक नियम के फेल होने का मेन रीज़न यही था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण के रूप में हम लोगों ने सबसे पहले डोबेराइनर के त्रिक नियम और उसके पश्चात न्यूलैंड के अष्टक नियम के बारे में जाना। ये दोनों सिद्धांत तत्वों के वर्गीकरण से जुड़े हुए हैं। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।